हेलो स्टूडेंट्स, नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत व्यंजन संधि का अध्ययन करेंगे। व्यंजन संधि की परिभाषा: व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उनके मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसा कि हमने स्वर संधि में पढ़ा था कि स्वर के साथ स्वर का मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। तो इसमें व्यंजन के बाद स्वर आएगा या व्यंजन आएगा और उससे जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होगा उसे व्यंजन संधि कहेंगे। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। बाक प्लस ईश बागीश, तो इसमें बाक में का व्यंजन है और ई स्वर है, तो का और ई मिलकर बनते हैं गी। उसी प्रकार अजंत में अच प्लस अंत, तो अजंत में अच में चा व्यंजन है और अंत में आ स्वर है, तो शब्द का जो निर्माण होता है जा, तो संधि युक्त पद बनता है अजंत। व्यंजन संधि मुख्यतः दो प्रकार की होती है, घोष या सघोष ध्वनियाँ, दूसरा अघोष ध्वनियाँ। घोष और सघोष क्या होते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वतंत्र रूप से कंपन होता है उन्हें घोष या सघोष ध्वनियाँ कहते हैं, जो प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण, अंतस्थ और हा वर्ण होते हैं। तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण जैसे प्रत्येक का से लेकर मा तक 5 वर्ग होते हैं। तो का वर्ग में गा, घ, ग ये तृतीय वर्ण है। उसी प्रकार चा वर्ग में जा, झा, या ये तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण है। और टा वर्ग में डा, ढा और णा ये तृतीय, चतुर्थ, पंचम है। और उसी प्रकार दा, धा, ना, बा, भा और आपके अंतस्थ या रा, वा, ला को कहते हैं। और हा वर्ण और कुल मिलाकर होते हैं ये 20 वर्ण। सारणी के माध्यम से समझते हैं घोष या सघोष ध्वनियाँ। जैसे कि का वर्ग है हमारा, का वर्ग में तृतीय वर्ण होगा गा, चतुर्थ घा, पंचम अंगा और चा वर्ग में होगा जा, झा, या। टा वर्ग में डा, ढा, ड़ा। ता वर्ग में दा, धा, ना। पा वर्ग में बा, भा, मा। और हमारे होते हैं अंतस्थ या, रा, ला, वा और हा वर्ण। इनको कहते हैं घोष ध्वनियाँ या सघोष ध्वनियाँ। अब है अघोष ध्वनियाँ। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वतंत्र रूप से कंपन नहीं होता है उन्हें अघोष ध्वनियाँ कहते हैं, जो प्रत्येक वर्ग का प्रथम, द्वितीय वर्ण तथा ऊष्म वर्ण होते हैं। जैसे कि प्रथम वर्ग में हमारा आएगा का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा, फा तथा ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण में आते हैं हमारे शा, सा और सा। अब जो इनका उच्चारण जो होता है अलग अलग होता है। शा का उच्चारण होता है तालु, यानी इसको जो बोला जाता है तालु से बोला जाता है। अगला है श्रा, इसका जो उच्चारण होता है वो होता है मूर्धा। और तीसरा जो सा है इसका उच्चारण होता है दंत, यानी तालु, मूर्धा और दंत इन तीनों के उच्चारण स्थान होते हैं। अघोष ध्वनियों को सारणी के माध्यम से समझते हैं।
जैसे कि का वर्ग में हमारा का और खा यानी प्रथम और द्वितीय वर्ण होंगे। उसी प्रकार चा वर्ग में चा और छा, टा वर्ग में टा और ठा, ता वर्ग में ता और था, पा वर्ग में पा और फा, और ये जो तीनों हैं वो ऊष्म वर्ण होते हैं। अब व्यंजन संधि के नियमों के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला नियम है वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण या अंतस्थ, जो कि हमने अभी बताया था, या रा ला वा या कोई स्वर आए तो प्रथम वर्ग अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। दिक् प्लस अंत, तो दिक् में का वर्ग का पहला वर्ण है का, इसके बाद जो स्वर आया है वो है आ, तो का और आ मिलकर बनते हैं गा, तो संधि युक्त पद बनता है दिगंत। उसी प्रकार दिक् प्लस गज, तो दिक् का व्यंजन और गा, बताया था व्यंजन संधि की परिभाषाओं, यानी व्यंजन के बाद स्वर भी आ सकता है और व्यंजन भी आ सकता है। तो यहाँ का व्यंजन के बाद गा व्यंजन आया है, तो शब्द निर्माण हुआ है संधि युक्त दिग्गज। उसी प्रकार दिक् प्लस दर्शन, यानी दिक् का व्यंजन है और दा व्यंजन है, का और दा मिलके बनते हैं, का के स्थान पर हो जाता है तृतीय वर्ण गा, तो दिग्दर्शन। यानी का के स्थान पर होगा गा, चा के स्थान पर जा, टा के स्थान पर तृतीय वर्ण होगा डा, ता के स्थान पर होगा दा, और पा के स्थान पर होगा तृतीय वर्ण बा। दूसरा नियम वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। यानी पहले नियम में था कि पहला वर्ण तृतीय वर्ण में परिवर्तित होगा, यहाँ पर है कि प्रथम वर्ण अपने पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के पश्चात कोई पंचम वर्ण अथवा नासिक यानी जो नासिक व्यंजन आए, तो वह प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि बाघ प्लस में का प्रथम वर्ण है का वर्ग का, प्लस मया, तो का के स्थान पर हमारा जो पंचम वर्ण होगा अंग, तो शब्द बनेगा बांगमय। उसी प्रकार षट मुख, तो टा का जो पंचम वर्ण है यानी अण है, अणा है आधा, तो शब्द बनता है षणमुख। उसी प्रकार उत प्लस मत, तो ता प्रथम वर्ण है, ता के स्थान पर नासिक व्यंजन यानी पंचम, ता का जो पंचम वर्ण है वो है ना, तो शब्द बनेगा संधि युक्त उन्मत्त। यानी का अंतिम पांचवा वर्ण और चा का, टा का, ता का, पा का जितने भी पंचम वर्ण हैं उनको नासिक के व्यंजन कहा जाता है। तो का के स्थान पर अंग, चा के स्थान पर या, टा के स्थान पर ना, ता के स्थान पर ना, और पा के स्थान पर मां हो जाता है। तीसरा नियम है यदि दंत सा के स्थान पर ता वर्ग के बाद तालुषा चा वर्ग आए तो सा के स्थान पर शा तथा ता वर्ग के स्थान पर क्रमशः चा वर्ग हो जाता है। जैसे कि निस प्लस चय, तो सा के स्थान पर शा हो जाएगा, तो शब्द बनेगा निश्चय। उसी प्रकार उत प्लस चारण, तो ता के बाद चा आया है तो हमारा ता चा में परिवर्तित हो जाएगा, तो शब्द बनेगा उच्चारण। दुस प्लस शासन, तो सा के बाद शा आया है तो हमारा सा शा में परिवर्तित हो जाएगा और शब्द बनेगा दुशासन। तो सा के स्थान पर शा हो जाता है, ता के स्थान पर चा, था के स्थान पर छा, यानी ये ता वर्ग पूरा
चा छा झा जा झा या में परिवर्तित हो जाता है। अब है माँ संबंधी नियम। यदि माँ के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है तो उसे उसी वर्ग के नासिक ञ या ण न म वर्ण में बदल दिया जाता है। दूसरा नियम है, यदि माँ के बाद अंतस्थ यानी य र ल व ऊष्म स श स तथा संयुक्त वर्ण आए तो माँ को अनुस्वार में परिवर्तित कर दिया जाता है, और यदि कोई स्वर आए तो दोनों को जोड़ दिया जाता है। तीसरा नियम है, यदि माँ के बाद माँ आने से कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे तीसरा नियम समझते हैं पहले। सम प्लस मति, तो माँ के बाद माँ आया है तो माँ सम्मति शब्द बनेगा, सम्मति। उसी प्रकार सम प्लस मान, तो माँ के बाद माँ आया है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, माँ का माँ ही रहेगा, तो संधि युक्त शब्द बनेगा सम्मान। अब देखते हैं अगला उदाहरण, सम प्लस जय, तो माँ के स्थान पर चा का पंचम वर्ण यानी या हो जाएगा संजय। सम प्लस वाद, वह हमारा अंतस्थ है तो बनेगा संवाद। सम प्लस क्षिप्त, छ हमारा संयुक्त व्यंजन है, और परिभाषा में देखिए, यदि माँ के बाद अंतस्थ या संयुक्त वर्ण आए तो माँ को अनुस्वार में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो यहाँ सम प्लस क्षिप्त ये संयुक्त वर्ण है तो इसका अनुस्वार कर दिया तो शब्द बना संक्षिप्त। सम प्लस आचार, तो हमारी परिभाषा कह दी है, यदि माँ के बाद कोई स्वर आता है तो उसको जोड़ दिया जाता है। तो सम माँ हलंत है तो माँ आधा है, और यदि माँ आधे में आ स्वर जोड़ा जाता है तो बनता है माँ पूरा हो जाएगा समाचार। ता संबंधी नियम, यदि ता के बाद हा वर्ण आए तो ता के स्थान पर दा तथा हा के स्थान पर धा हो जाता है। यानी ता के बाद हा वर्ण आएगा तो ता के स्थान पर धा हो जाएगा और हा के स्थान पर था हो जाएगा। उदाहरण से समझते हैं, जैसे उत प्लस हार, तो ता के स्थान पर दा हो गया तो बना उद्धार। अब है पत प्लस हति, तो हमारी परिभाषा कहती है कि ता के स्थान पर दा हो जाएगा और हा के स्थान पर धा, तो बना पद प्लस धति यानी पद्धति। अगला नियम है, यदि ता वर्ण के बाद शा आए तो ता के स्थान पर चा तथा शा के स्थान पर छा हो जाता है। यानी ता के बाद यदि शा आएगा तो ता के स्थान पर चा हो जाएगा और शा के स्थान पर छा हो जाएगा। जैसे उत प्लस शासन, तो ता के स्थान पर हो गया चा और शा के स्थान पर छा, तो उच्छासन। उसी प्रकार श्रीमत शरत चंद्र, तो बना श्रीमत शरत चंद्र। अगला है तत् प्लस शिव, तो तत्शिव। अगला नियम है ना संबंधी, यदि री रा या शा के बाद अगले शब्द में ना हो तो वह णा हो जाता है। जैसे पर प्लस नाम, तो रा के बाद ना आया है तो बना परिणाम। राम प्लस अयन, तो बना रामायण। कृष्ण प्लस ना, तो शा के बाद ना आया है तो कृष्ण। री प्लस ना, तो ऋण। अगला है छा संबंधी नियम, यदि किसी स्वर के बाद छा वर्ण आए तो दोनों के मध्य चा का आगम होता है। जैसे पर प्लस छेद, तो परिभाषा कहती है यदि किसी स्वर के बाद, तो पर में ई उपसर्ग है और उसके बाद हमारा छा वर्ण आया है
तो इन दोनों शब्दों के बीच च का आगम हो जाता है तो संधि युक्त शब्द बनता है परिच्छेद। उसी प्रकार आ उपसर्ग है और उपसर्ग के बाद छ आया है तो चा का आगम होके शब्द बनता है आच्छादन। उस प्रकार स्व प्लस छंद, तो स्व के व में आ है और आगे बाद छ आया है तो बनेगा स्वच्छंद। उसी प्रकार अनु प्लस छेद, तो अनु के ना में उ स्वर है और छ आया है बाद में तो शब्द बनेगा अनुच्छेद। अगला है नियम, यदि किसी शब्द के बीच में आधा चा या पूरा चा, आधा ला, पूरा ला, आधा ना, पूरा ना, आधा डा, पूरा डा, आधा टा, पूरा टा, आधा जा, पूरा जा, आधा दा और पूरा दा आए तो आधे वर्ण के स्थान पर ता हो जाता है। ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं इसको। तू चलने दे डट जा, तो तू से यानी ता के बाद चा यानी ऊपर बताया है यानी आधा और पूरा चा। उसी प्रकार ला, ना, डा, डा, टा यानी पहले पूर्व में आधा होगा और फिर पूरा होगा तो वहाँ उन आधे वर्ण के स्थान पर ता कर दिया जाता है। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। सच्चरित, तो यहाँ आपको सच्चरित में आधा चा दिखाई दे रहा है और पूरा भी दिखाई दे रहा है। तो हमारी परिभाषा कहती है कि आधे वाले चा के स्थान पर ता कर दिया जाता है। तो हमने चा के स्थान पर किया ता तो शब्द बना सतचरित। उसी प्रकार उल्लास, तो आधा ला के स्थान पर किया ता उद प्लस लात। उस प्रकार जगन्नाथ, तो यहाँ आधा ना है और पूरा ना है तो पहले वाले आधे ना के स्थान पर किया आधा ता तो शब्द बना जगन्नाथ। और डयन, तो इसमें आधा डा है और पूरा है तो पूर्व वाले आधे डा के स्थान पर ता कर दिया उत प्लस डयन। उसी प्रकार बहट्टिका, बृहत प्लस टीका यानी आधे टा के स्थान पर ता कर दिया। उज्ज्वल, ये अधिकांशतः पूछा जाता है वर्तनी शुद्ध के लिए, तो कुछ लोग इसको पूरा जा कर देते हैं। तो शुद्ध जो लिखा जाता है इस प्रकार लिखा जाता है उज्ज्वल। तो आधे जा के स्थान पर पूर्व वाले के पे कर दिया ता तो शब्द बना उत प्लस जल। उद्देश्य, उत प्लस देश्य, यहाँ आधा दा है और पूरा है तो पूर्व वाले आधे दा के स्थान पर ता कर दिया तो शब्द बना उद्देश्य। थैंक यू।